अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? काइंडली टेल मी कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, द वॉइस एंड वीडियो एंड स्क्रीन शेयर। चलो जी, बेटा जी। सुनिए प्यारे बच्चों, हाँ, अब बात सुनिए। बेटा, कल की क्लास में हमने ऑपरेटिंग लीज पे भी थोड़ी बात कर ली थी, फाइनेंस लीज का भी थोड़ा रिवीजन करा था। कल हमने सेल एंड लीज बैक पे बात की थी। कल हमने इस पे भी बात की थी कि IFRS 16 कब अप्लाई होता है। कल हमने इस चीज पे भी बात की थी कि IFRS 16 कब अप्लाई होता है। उसकी कंडीशंस पड़ी थी, स्पेसिफाइड एसेट हो नंबर 1, नंबर 2 क्या था कि वो राइट ऑफ यूज आपने लेसी को ट्रांसफर कर दिया हो या राइट टू कंट्रोल द यूज आपने लेसी को ट्रांसफर कर दिया हो। और नंबर 3 था इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। ओके, राइट। ये सब डिस्कशन हमने कर ली थी। अब फिर हमने ऑपरेटिंग लीज पे बात की थी कि ऑपरेटिंग लीज अब किन किन सूरत हाल में अलाउड है। ऑपरेटिंग लीज अब एक तो अगर लीज टर्म लेस देन 12 मंथ्स हो, देन ऑपरेटिंग लीज इज अलाउड। एंड द सेकंड केस इज फॉर द लो वैल्यू एसेट। लो वैल्यू एसेट में भी ऑपरेटिंग लीज अलाउड है। ऑपरेटिंग लीज में आपको पता है कि जो भी रेंट ना कोई एसेट बुक होगा, ना कोई लोन बुक होगा, कुछ भी नहीं ऐसा, ना एसेट ना लोन, कुछ भी नहीं। बस जो रेंटल्स आप पे कर रहे होंगे वो इमीडिएटली एक्सपेंस ट्रीट हो जाएगा। जो रेंटल्स आप पे कर रहे होंगे वो इमीडिएटली क्या ट्रीट हो जाएगा? एक्सपेंस ट्रीट हो जाएगा। ओके। फिर उसमें एक रेंट फ्री पीरियड की भी हमने कहानी पढ़ी थी, जो मैंने आपको समझा दी थी। रेंट फ्री पीरियड अभी तो वो नहीं आ रहा, लेकिन वो हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, चलो लेट्स डू MCQ नंबर 79। ये एक MCQ मुझे आप ये एक है वो आपको डिस्कस करना है आपके साथ। सुने, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर X4। पहली बात तो ये है कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है वो 30 सितंबर X4 को एंड हो रहा है। जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है वो 30 सितंबर X4 को एंड हो रहा है। ओके। हाइपर एंटर्ड इनटू टू लीज ट्रांजैक्शन, ये दो ट्रांजैक्शन है। ये पहली ट्रांजैक्शन अलग है, दूसरी अलग है। पहली ट्रांजैक्शन देखो कब शुरू हुई, ऑन 1 अक्टूबर X3। 1 अक्टूबर X3 को शुरू हुई है। A payment of 90,000 being the first equal annual payment of a lease for an item of plant with a 5-year useful life. The lease has an interest rate of 10% and the initial measurement of right to use of asset and lease liability is 340। चलो भाई, ये नॉर्मल फाइनेंस लीज है, नॉर्मल सी फाइनेंस लीज है। अब हम इसकी पूरी एंट्रीज बनाते हैं और फर्स्ट पेमेंट नाउ है 90,000 1 अक्टूबर को पे हो रहा है। देखो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे, देखें। क्वेश्चन नंबर 79 सॉल्व कर रहा हूँ, देखें। यहाँ देखें, द ईयर एंड इज 30 सितंबर X4। ओके, नाउ डे 1 पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लायबिलिटी 340 है। तो पहली एंट्री बन जाएगी ROU डेबिट 3,40,000 एंड लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट 340,000। ROU डेबिट एंड लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट 3,40,000। सही है। अब आप सलाम करते ही पहली 90,000 की पेमेंट इमीडिएटली करोगे, तो इसकी एंट्री बन जाएगी LO डेबिट 90,000
और कैश क्रेडिट 90,000, याद है? फर्स्ट पेमेंट नाउ 1 सेकंड में, फर्स्ट पेमेंट नाउ 1 सेकंड में आपकी ऑब्लिगेशन को कम कर देता है। अब देखो एमसीक्यू को जरा शॉर्ट तरीके से करना होता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता इस पे। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्या मांग रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा? कह रहा है क्या क्या चीजें इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो जाएंगी, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें चार्ज हो जाएंगी, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें चार्ज हो जाएंगी। तो आंखें और कान खोलो, आंखें और कान खोलो। इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंस लीज का एक इंटरेस्ट एक्सपेंस जाता है और एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाता है। एक इंटरेस्ट एक्सपेंस जाता है और एक क्या रहता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। चलो बताओ, डे वन पे ही आपका लोन कम हो गया होगा, देखो 340 में से 90 कम हो गया होगा। डे वन पर ही आपका लोन 340 से 90 कम हो गया होगा, तो कितना हो गया होगा? 2 लाख, मेरे ख्याल से ये हो गया होगा 2,50,000। डे वन पे ही आपका 340 में से अगर आप 90 निकाल दो, 340 में से अगर आप 90 निकाल दे तो ये 250 हो गया होगा। अब बताओ, आपका ये लोन हो गया होगा 250,000, ये पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहेगा, यही लोन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहेगा। इसको 10% से मल्टीप्लाई करो तो इस पहले साल का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा ना, वो आएगा 25,000। पक्का? पहले साल का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा वो 25,000 आएगा। दिमाग से सोच लो भाई, लोन आपका टोटल 340 था, आपका टोटल लोन 340 था, 340 में से आपने 90 लेस कर लिया तो 2.5 लाख हो गया। इसका मतलब पूरा साल जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा वो 250 था, उसको आप 10% से मल्टीप्लाई करें तो 25,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएल में जाएगा। सही है, एक चीज। दूसरी चीज, आरओयू डेप्रिशिएट होगा। आरओयू क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा। देख लो बेटा, लाइफ कितनी है? 5 साल है। कितनी है? 5 साल है, और 5 साल के लिए लीज पे लिया है, तो लीज टर्म एंड लाइफ इज सेम, लीज टर्म एंड लाइफ इज सेम। तो अब आप डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करोगे वो आरओयू की करते हो। आरओयू, आरओयू ये रहा, ये देखो आरओयू है 3,40,000 डिवाइड बाय 5 साल, 3,40,000 डिवाइड बाय 5, 68। ठीक है, ये भी पीएल में जाएगा। इसका मतलब बेटा जो पहली लीज थी ना, जो पहली लीज थी, जो वो फाइनेंस लीज थी, और फाइनेंस लीज से रिलेटेड आपने दो चीजें पीएल की निकाल ली, डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लिया, दो, ये दोनों चीजें आपके सामने कैलकुलेट हो गई हैं। ये दोनों चीजें डियर स्टूडेंट्स आपके सामने कैलकुलेट हो चुकी हैं, ये दोनों चीजें आपके सामने कैलकुलेट हो चुकी हैं। हाँ जी, बोले। तो ये दोनों तो पीएनएल में जाएंगी जाएंगी, डेप्रिसिएशन। और अब एक और लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, अब एक और लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज ऑपरेटिंग लीज। अब एक ऑपरेटिंग लीज भी है, सुनो। ये फाइनेंस लीज की दो चीजें हो गई हैं, अब ऑपरेटिंग लीज सुनो क्या लिखा है। ऑन 1 August X4 a payment of 18,000 for a 9-month lease of an item of excavating equipment। बेटा 9 महीने की लीज पे लिया, इसका मतलब 12 मंथ से कम की लीज है। जब 9 महीने की लीज पे लिया, इसका मतलब 12 मंथ से कम की लीज है। तो बेटा दिस इज डेफिनेटली ऑपरेटिंग लीज, दिस इज डेफिनेटली ऑपरेटिंग लीज, ये डेफिनेटली ऑपरेटिंग लीज होगी, डेफिनेटली डेफिनेटली ऑपरेटिंग लीज होगी। सही है। और ऑपरेटिंग लीज में ना कोई एसेट बुक होगा, ना कोई लोन, ना कोई इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं, सिर्फ रेंटल एक्सपेंस है। अब आंखें खुली रखना प्लीज। बताओ, ये 1 August X4 को आपने एसेट लीज पे लिया है, और ईयर एंड है आपका 30 सितंबर। ईयर एंड क्या है? 30 सितंबर। तो अगस्त और सितंबर सिर्फ 2 महीने आपने यूज किया, अगस्त और सितंबर 2 महीने एसेट को यूज किया, तो 2 महीने का एक्सपेंस बुक करेंगे, बाकी 7 महीने अभी हमने यूज ही नहीं किया। देख लो बेटा, अगस्त में लिया और ईयर एंड क्या है आपका? सितंबर। तो अब आप क्या करोगे? देखो मैं ऑपरेटिंग लीज पे आ रहा हूं, ये देखें, आपका अकाउंटिंग पीरियड 30 सितंबर को एंड हो रहा है। हाँ, आपने एसेट अगस्त में लिया है, तो बस अगस्त और सितंबर 2 महीने का बुक करोगे। तो आप रेंट एक्सपेंस कैसे निकालोगे? देखो 9 महीने का रेंट कितना है? मेरे ख्याल से 18 है ना। 9 महीने का रेंट है 18,000। 18,000 9 महीने का, तो 2 महीने का मेरे ख्याल से होगा 4,000। सही है, ठीक है। अब अगर आप एक पीएनएल का डब्बा बना लो, ये देखो पीएनएल का डब्बा बना रहा हूं, पीएनएल ईयर एंडेड 30 सितंबर X4, क्या क्या चीजें जाएंगी पीएनएल में? पीएनएल में क्या क्या चीजें जाएंगी? नंबर 1 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा, मेरे ख्याल से वो था 68 का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 68 का था। बेटा दूसरी चीज जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो मुझे याद है 25 का था। तीसरी चीज जाएगी ये ऑपरेटिंग लीज का रेंट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग लीज का रेंट एक्सपेंस, और ये था, ये रहा 4,000।
Beta, kindly add these three, you will get the final answer. 68 and 4 is 72. 72 plus 25 is 97,000. ओके, ये है आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर, देख लो, ये रहा आपका आंसर। कर लिया जी? कर लिया जी? अब बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा जी, कल की क्लास के एंड में मैंने ये भी आपको बताया था, वाई एन अकाउंटेंट डेलिबरेटली, जानबूझ के, वाई एन अकाउंटेंट डेलिबरेटली यानी जानबूझ के, विशेस टू रिकॉर्ड फाइनेंस लीज एज ऑपरेटिंग लीज। वाई एन अकाउंटेंट डेलिबरेटली विशेस टू रिकॉर्ड फाइनेंस लीज एज ऑपरेटिंग लीज। मैंने ये पूरी बात आपको समझा दी थी। दो मकसद थे इनके, नंबर वन ताकि गेयरिंग कम हो जाए, पहला काम क्या था, ताकि गेयरिंग रिड्यूस हो जाए, और दूसरा रीजन क्या था, ताकि रोस इंप्रूव हो जाए। ये दो वजूहात की वजह से लोग डेलिबरेटली फाइनेंस लीज को ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड करते थे। तो एक बात बोलूं, जो पुराना स्टैंडर्ड था ना, उसमें ऑपरेटिंग लीज का अच्छा खासा यूज था, तभी नए स्टैंडर्ड ने ऑपरेटिंग लीज को दीवार से लगा दिया। उसने बिल्कुल इसको बिल्कुल साइडलाइन ही कर दिया, बोला यार हमने इस्तेमाल ही कम कर दिया ताकि ये वाली बीमारी, ये वाली बेईमानी हो ही ना, ये वाली बेईमानी हो ही ना, ये जो दुनिया में चल रही थी। सही है, तभी अब ऑपरेटिंग लीज ऑलमोस्ट साइडलाइन पे कर दिया। ऑपरेटिंग लीज इज ऑलमोस्ट ऑन साइडलाइन, राइट? ओके, नाउ अब सुने, अब मैं आपको एक बड़ा सवाल कराने जा रहा हूं, यानी एक अच्छा, एक यानी एमसीक्यू, अच्छा एमसीक्यू है। और मैं पहले अपना सवाल अपनी बातों से आपको ग्राउंड बना देता हूं, फिर मैं आपको एक 2-4 मिनट देता हूं कि आप लोगों से खुद होता है नहीं होता, बच्चे कर लेते हैं उसको वैसे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो बेटा, मैंने दो हेडिंग्स लिखी हुई, एक तरफ लिखा है फाइनेंस लीज, एक तरफ लिखा है ऑपरेटिंग लीज। नजर आ रहा है भाई? लेट अस से एक ट्रांजैक्शन हकीकत में फाइनेंस लीज की थी, 1 लाख रुपए का आरओयू था। देखो, तो मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी, आरओयू डेबिट 1 लाख, सही है, देखते रहो, और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट 1 लाख, आरओयू डेबिट 1 लाख और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट 1 लाख, देखते रहना। अब सुनो, अब लेटेस्ट से इसकी मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो वो डेप्रिसिएशन बन रही थी, लेटेस्ट से इसकी लाइफ है, अल्लाह खुश रखे, 20 साल लाइफ थी, 20 साल। तो मैं 1 लाख को डिवाइड बाय 20 ईयर्स कर रहा हूं, ठीक है, 5,000 की डेप्रिसिएशन आ गई। ये भी एक एक्सपेंस है, ये भी एक क्या है, एक्सपेंस, देखते रहना। अच्छा बेटा, इसका जो लीज रेंटल था ना, वो था, अल्लाह खुश रखे, 13,000। इसका जो लीज रेंटल था वो 13,000 था, तो मुझे कैश 13,000 से क्रेडिट करा, देखें। और आपको पता है फाइनेंस लीज जब एक लोन होता है, फाइनेंस लीज जब एक लोन होता है, तो उसका लीज रेंटल भी हकीकत ऑफ लोन होता है। फाइनेंस लीज का जो लीज रेंटल होता है वो हकीकत में क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ लोन होता है। तो आपने रीपेमेंट ऑफ लोन करते वक्त, रीपेमेंट ऑफ लोन करते वक्त आपके पास, देखते रहे, आपके पास लेटेस्ट से 3,000 रुपए का ये था, और इंटरेस्ट एक्सपेंस था 10,000 का, एक मिसाल है, ठीक है। अब आप लोगों को इतनी अकाउंटिंग आनी चाहिए, अब आपने काफी सारी लीजिंग पढ़ ली है, काफी सारी लीजिंग पढ़ ली है, तो यू मस्ट नो दिस, ऑल दीज एंट्रीज। ये मैंने डायरेक्ट आपको रेडीमेड एंट्रीज बना दी है। अब आप स्क्रीन पे देख के ये सोचें, अब आप स्क्रीन पे देखकर ये सोचें, अब आप स्क्रीन पे देख के ये सोचें कि बताएं, अगर हम फाइनेंस लीज की सही अकाउंटिंग करते, अगर हम फाइनेंस लीज की सही अकाउंटिंग करते, तो क्या क्या चीजें इनकम स्टेटमेंट में जाती? दो, एक जाता डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक जाता इंटरेस्ट एक्सपेंस।
तो 10 का डेप्रिसिएशन जाता, 5 का इंटरेस्ट जाता, 10 का डेप्रिसिएशन जाता और 5 का क्या जाता, इंटरेस्ट। अगर मैं फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग बिल्कुल सही करता तो 10,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस जाता और 5,000 का डेप्रिसिएशन जाता। अब मैंने क्या गलती की, जरा सुने सवाल में क्या लिखा था। मैंने फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग को फाइनेंस लीज रिकॉर्ड ही नहीं किया और मैंने क्या करा, मैंने ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड कर दिया। इधर देखें, ऑपरेटिंग लीज में कोई एसेट बुक नहीं होता, नो एसेट। ऑपरेटिंग लीज में कोई एसेट बुक नहीं होता, नो लीज ऑब्लिगेशन। ना कोई एसेट बुक होता है, ना कोई लीज ऑब्लिगेशन बुक होता है। सही है, ना एसेट बुक होगा, ना लीज ऑब्लिगेशन बुक होगा। हाँ सही। और ऑपरेटिंग लीज में कंप्लीट रेंटल, जो रेंटल आप पे कर रहे हो, तो जो रेंट आप पे कर रहे हो तो पूरा एक्सपेंस होता है कंप्लीट। तो ये 13,000 रुपए जो आपने पे किया है, देखो ऑपरेटिंग लीज में एक ही एंट्री बनी होगी उस 13,000 की कि रेंट एक्सपेंस डेबिट 13,000 और कैश क्रेडिट 13,000। रेंट एक्सपेंस डेबिट 13,000 और कैश क्रेडिट 13,000। पक्का। देखो इसने फाइनेंस लीज की ट्रांजैक्शन को ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, कर दिया ये आपके सामने आमने सामने। अब मेरा सवाल ये, बचपन में आप लोग F3 में, ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में ऐसे सवाल करते थे, बताओ प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आया होगा जब इसने ये गलती की होगी। फाइनेंस लीज के बजाय फाइनेंस लीज को फाइनेंस लीज रिकॉर्ड करने के बजाय ऑपरेटिंग लीज पे रिकॉर्ड कर दिया होगा। तो फॉर द ईयर इंपैक्ट आया होगा, मैं बताऊं। उसूलन उसे 10 और 5, देखो अगर ये सही अकाउंटिंग करता, यानी अगर ये फाइनेंस लीज बिल्कुल सही रिकॉर्ड करता, तो 10 और 5 15 का इसको एक्सपेंस बुक करना चाहिए था। 10 और 5 15,000 का इसको एक्सपेंस बुक करना चाहिए था, जबकि इसने ये नहीं करा, उसके बदले 13,000 का एक्सपेंस बुक किया। ये इसने जब फाइनेंस लीज रिकॉर्ड नहीं करा और ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड करा, तो बजाय 15,000 के इसने 13,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। तो अब मेरी तरफ देखो, इसका मतलब इसने 2,000 से एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया, इसका मतलब इसने 2,000 से एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया। और जब इसने 2,000 से कम रिकॉर्ड किया होगा तो 2,000 से प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो इस एरर का इफेक्ट ये होगा कि 2,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इस एरर का इफेक्ट ये होगा कि 2,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और जब हम इस एरर को करेक्ट करेंगे, कान खोलो कान खोलो, जब हम इस एरर को करेक्ट करेंगे तो 2,000 से प्रॉफिट कम हो जाएगा। सही है। तो अब आप देख लेना कि वो एग्जाम में क्या पूछता है, एरर का इफेक्ट पूछता है, एरर का इफेक्ट पूछता है, या उस एरर को सही करने का इफेक्ट पूछता है। एरर का इफेक्ट पूछता है या उस एरर को सही करने का इफेक्ट पूछता है, या उस एरर को सही करने का इफेक्ट पूछता है। उस एरर को सही करने का इफेक्ट पूछता है। जो वो पूछेगा आपको करके देना होगा, जो वो पूछेगा आपको वो करके देना होगा। ओके। अब मैंने जो मिसाल दी है उसमें करंट ईयर में गलती हुई है। मेरी तरफ देखें, मैंने जो इस वक्त आपको मिसाल दी है उसमें करंट ईयर में गलती हुई है। एक मिनट के लिए सोचें, अगर यही गलती लास्ट ईयर हुई होती और पकड़ी जाती आज, यही गलती लास्ट ईयर हुई होती और डिस्कवर हुई होती आज, तो इसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली सही करते हैं। आईएस 8 पढ़ाया था पिछले हफ्ते, लास्ट वीक वी डिड आईएफआरएस आईएस 8, याद है आईएस 8 किया था। तो आईएस 8 में जो गलती पास्ट में हुई है पकड़ी गई है आज, तो उसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली सही करते थे ना, याद है। तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग में फिर हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है। तो अब देखो मैंने एक मिसाल आपको पूरी दे दी है। अगला एमसीक्यू मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, देखते हैं आप में से कौन करके देता है। मैं 30 सेकंड के लिए खामोश हूँ, देख लो एक नजर। अब चलो बेटा, ये रहा एमसीक्यू, करके दो। आपके सामने मैंने इनलार्ज कर दिया, करें एमसीक्यू करें।
कर लिया? कर लिया बेटा? चले जी, मैं सॉल्व करा रहा हूं। On 1st January X4 Badger entered into a lease agreement। अच्छा बेटा पहले डेट जहन में रख लें। आपका जो लीजिंग एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ है ना, आपका जो लीजिंग एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ है वो 1st जनवरी X4 को स्टार्ट हुआ है और ये डेट है 1st जनवरी X5। देखते रहे बेटा। फिर ये है दिसंबर X5। बेटा अगर आप आराम से सुकून से सोचे ना, तो अगर मैं इस साल पे खड़ा हूं, अगर मैं इस साल में खड़ा हूं तो वो वाला साल मेरा पिछला साल है। जनवरी X4 से लेकर दिसंबर X4 मेरा पिछला साल है। तो अगर कोई पिछले साल गलती हुई और डिस्कवर हुई आज, तो वो दैट विल बी अ प्रायर पीरियड एरर। वो प्रायर पीरियड एरर होगा एंड प्रायर पीरियड एरर मस्ट बी एडजस्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली। याद है पास में जाके? चलो अब देखते हैं। On 1st January X4 Badger entered into a lease agreement to lease an item of machinery for 4 years with rentals of 210,000 payable annually in arrears. The asset has a useful life of 5 years and at the end of lease term legal ownership will pass to Badger। देखो एसेट की लाइफ 5 साल है
और लीज टर्म 4 साल है, लेकिन 4 साल बाद लेसी के पास आ जाएगी। याद है हमने पढ़ा था 4 साल के बाद लेसी के पास आ जाएगी। तो जब 4 साल के बाद लेसी के पास आ जाएगी तो रिमेनिंग अगला साल भी लेसी यूज करेगा। इसका मतलब पूरी जिंदगी लेसी यूज करेगा। इसका मतलब फुल लाइफ लेसी यूज करेगा। तो लाइफ पे डिवाइड करके डेप्रिशिएट करना, लाइफ पे डिवाइड करके डेप्रिशिएट करना। अब देखो सुनो, अब कह रहे हैं द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट एट द इंसेप्शन वाज 635। तो बेटा उसूलन क्या होना चाहिए था, उसूलन बता रहा हूं, यहां एंट्री बननी चाहिए थी ROU डेबिट 6,35,635 और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट 635,000। ROU डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट, ROU डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। ओके सही। अब मेरी बात सुनो बेटा, उसूलन जब ये एंट्री बनता तो फिर डेप्रिसिएशन भी होता, और डेप्रिसिएशन इस बार 5 साल से होगा। तो आप उसी वक्त नीचे एक छोटी सी डेप्रिसिएशन भी निकाल के देता हूं तुम्हें। 6,35,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, देखते हैं 6,35,000 डिवाइड बाय 5 ईयर्स, 635 डिवाइड बाय 5, देखते हैं क्या आता है। 127 की एक तो डेप्रिसिएशन आ जाती, सही है। ये एक एक्सपेंस आपको बुक करना चाहिए था। और देखते हैं क्या है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। अच्छा, इंटरेस्ट रेट है 12.2%। और बेटा रेंटल साल के आखिरी दिन पे हो रहे हैं, रेंटल साल के आखिरी दिन पे हो रहे हैं, इसका मतलब यही लीज ऑब्लिगेशन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहेगा। भाई रेंटल फर्स्ट पेमेंट नाउ नहीं है, रेंटल में फर्स्ट पेमेंट नाउ नहीं है, तो यही लीज ऑब्लिगेशन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो इसी पे अगर आप 12.2% लगा दो ना, तो आपका इंटरेस्ट भी आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट भी आ जाएगा। डबल 7470 ये तुम्हारा इंटरेस्ट है, सही है। अब देखो बेटा, ये दो खर्चे बुक होने चाहिए थे, एक डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए था और इंटरेस्ट। उसूलन पिछले साल ये दो खर्चे बुक होने चाहिए थे, उसूलन पिछले साल ये दोनों बुक होने चाहिए थे, लेकिन इस बेवकूफ ने क्या हरकत की, इसने पिछले साल फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग ही नहीं की। इसने लास्ट ईयर फाइनेंस लीज वाली अकाउंटिंग ही नहीं की, बल्कि ऑपरेटिंग लीज की। पढ़ो, फॉर द ईयर एंडेड 31 December X4 Badger accounted for this lease by recording the payment of 210,000 एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखा, इसने लास्ट ईयर फाइनेंस लीज का ऑपरेटिंग लीज ट्रीट कर दिया। अब आप सोच के बताएं, देखें उसूलन लास्ट ईयर ये दो एक्सपेंसेस बुक होने चाहिए थे, 127,000 और 77,470, जरा दोनों को ऐड कर लो, 127,000 और 77,470, यानी उसूलन लास्ट ईयर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं ना, तो इन दोनों का सम बनता है 204,470, 204,470। तो उसूलन लास्ट ईयर ये 204,470 का एक्सपेंस बुक होना चाहिए था। उस बेवकूफ ने लास्ट ईयर पूरे 2,10,000 का एक्सपेंस बुक कर दिया। उसूलन बुक होना चाहिए था 204,470, लेकिन उसने कितना बुक कर दिया, 2,10,000 का डायरेक्ट एक्सपेंस बुक कर दिया। तो उसने, इसका मतलब बेटा ज्यादा एक्सपेंस बुक कर दिया ना। कितना ज्यादा कर दिया, देखो डिफरेंस निकालो। उसने लास्ट ईयर 5530 का एक्सपेंस ज्यादा बुक कर दिया, उसने पिछले साल 5530 का एक्सपेंस ज्यादा बुक कर दिया। अब देखो मैं सही कर रहा हूं, जब उसने लास्ट ईयर 5530 का एक्सपेंस ज्यादा बुक कर दिया, तो अब मैं एक्सपेंस को कम कर दूंगा। तो जब मैं पिछले साल के एक्सपेंस को कम करूंगा, जब मैं पिछले साल के एक्सपेंस को कम करूंगा, तो पिछले साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हाँ, मैं पिछले साल के एक्सपेंस को कम करूंगा तो पिछले साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और पिछले साल का प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी, ओपनिंग रिटेन अर्निंग 5530 से बढ़ जाएगी। और हम सबको पता है रिटेन अर्निंग बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ये आंसर है ए, आंसर इज ए 5530 क्रेडिट, आंसर इज ए 5530 क्रेडिट, 5530 क्रेडिट, ये देख लो 5530 क्रेडिट। बात समझ गए तो एक मैसेज करें, बात समझ गए तो एक मैसेज करें।
बात समझ गए तो एक मैसेज करें। चले हम यहाँ देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ऊपर आप लोगों को स्लाइड्स भी भेजी थी कि अगर कभी लीज टर्म और लाइफ डिफरेंट हो, लीज टर्म और लाइफ डिफरेंट हो तो याद रखना, इफ द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर्ड टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज, तो ऑलवेज डेप्रिशिएटेड ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, ऑलवेज डेप्रिशिएटेड ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। सही है। अब बेटा एक और चीज आपको यहाँ सिखानी है, यहाँ से एक नई चीज सिखाता हूँ। बेटा लीजिंग में एक दो टर्म्स होती हैं, एक होता है प्राइमरी पीरियड, एक होता है सेकेंडरी पीरियड। लीज के अंदर कई बार दो टर्म्स यूज होती हैं, एक प्राइमरी पीरियड और फिर सेकेंडरी पीरियड। प्राइमरी पीरियड वो इनिशियल पीरियड होता है जिसमें लेसर हकीकत में एक इन्वेस्टर होता है, लेसर एक इन्वेस्टर होता है। तो प्राइमरी पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें लेसर अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेता है। प्राइमरी पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें लेसर अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेता है। सही है। एक बार लेसर ने अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर ली तो फिर वो लेसी को बोलता है यार अब आप एक सेकेंडरी पीरियड जितने साल यूज करना है करो और मुझे एक चवन्नी रेंट दे देना, नॉमिनल सा रेंट दे देना, करो यार यूज करो, क्योंकि उसने कमा लिया होता है। ठीक है। तो याद रख लेना, अगर क्वेश्चन में सेकेंडरी पीरियड गिवन होगा तो डेफिनेटली वो सेकेंडरी पीरियड लेसी एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि उस सेकेंडरी पीरियड में इतना कम रेंट होता है, वो कहता है चलो यार मैं यूज करता रहता हूँ। ठीक है। राइट। तो सेकेंडरी पीरियड का वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब एंड तक लेसी यूज करेगा, एंड तक फिर लेसी यूज करेगा, यानी ओवरऑल लाइफ, पूरी लाइफ। चलो, आउल leases an asset with an estimated life of 6 years, एसेट की लाइफ कितनी है 6 साल, फॉर एन इनिशियल पीरियड यानी प्राइमरी पीरियड ऑफ 5 साल, एंड एन ऑप्शनल सेकेंडरी पीरियड फॉर 2 years ड्यूरिंग विच अ नॉमिनल रेंटल, यानी चवन्नी देनी पड़ेगी। 5 साल बाद तो आपको चवन्नी रेंट देना पड़ेगा, तो कौन नहीं दे सकता चवन्नी। सही है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल पीरियड लीज पेमेंट इज 87,000। तो पहले तो आपने एक एंट्री बनाओगे ROU डेबिट 87 और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट 87। अब सिर्फ ये सवाल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। ओके। अब बताओ बेटा, जब सेकेंडरी पीरियड इन्वॉल्व है इसका मतलब लेसी एंड तक ही यूज करेगा, इसका मतलब लेसी एंड तक यूज करेगा, यानी इन शॉर्ट पूरी जिंदगी यूज करेगा, पूरी जिंदगी। और एसेट की जिंदगी कितनी है 6 साल, एसेट की जिंदगी कितनी है 6 साल, तो पूरी जिंदगी यूज करेगा। सही है। और जिंदगी से ज्यादा तो एसेट चल भी नहीं सकता ना, लाइफ से ज्यादा तो चल ही नहीं सकता। तो अब आप जो डेप्रिसिएशन करोगे ना वो आप करोगे 87,000, बोलो भाई 87,000 डिवाइड बाय 6 years, 14,500। ठीक है। ये एक साल की डेप्रिसिएशन आई है। अब जरा रिक्वायरमेंट पढ़ें अच्छी तरह। व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इन आउल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर ऑफ लीज। आपने जब एसेट लिया था तो 87 का था, आपने जब एसेट लिया था तो 87 का था, आप 2 सालों से डेप्रिशिएट करो। तो अगर आपको एसओएफपी बनानी है ईयर 2 पे, तो देखो इधर एसेट की कॉस्ट थी 87 और जरा एक साल की डेप्रिसिएशन है 14,500, तो 2 साल की कितनी होगी, एक साल की 14,500 है तो 2 साल की होगी 29। चलो 58,000। ठीक है। सही। अब बेटा दिस क्वेश्चन इज बेसिकली सेल एंड लीज बैक, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली सेल एंड लीज बैक, कल बड़ा तफसील से पढ़ाया था। आइए इसका एक रिवीजन आप लोगों को करा देता हूँ, सेल एंड लीज बैक का एक और एक सवाल कराता हूँ, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन, बहुत आसान सवाल है, आप सबने पढ़ा हुआ है। ऑन 1st January X6 ऑन एक सवाल आया है बेटा, ये जो लेसी के बाद ऑप्शन था ना, ये ऑप्शन में पेमेंट इतनी कम थी कि डेफिनेटली वो एंड तक ही यूज करेगा, यानी इसमें नॉमिनल रेंट एक ऐसी दलील थी कि वो फिर एंड तक ही जाएगा।
ठीक है, नॉमिनल रेंट की वजह से हमें पता लगा कि जिंदगी भर यूज करेगा। अब ऑन 1 जनवरी X6 स्लाइड शो सोल्ड अ प्रॉपर्टी फॉर इट्स फेयर वैल्यू। बेटा फेयर वैल्यू पे बेचा है, मोर देन फेयर वैल्यू वाला केस नहीं है, तुमने कल मोर देन फेयर वैल्यू वाला भी पढ़ा था। फॉर 2 मिलियन में बेचा, ट्रांसफरिंग टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन दैट डेट। स्लाइड शो देन लीज बैक अंडर 5 ईयर लीज। एक मिनट देखा बेटा, देखो एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी बची हुई है अभी, पढ़ो। एसेट की रिमेनिंग लाइफ है 20 साल। एसेट की रिमेनिंग लाइफ देख लो 20 साल है, और आपने सिर्फ 5 साल के लिए लीज पे वापस लिया। एसेट की लाइफ बची हुई है 20 साल और आपने सिर्फ 5 साल के लिए वापस लिया, तो 5 साल तो 20 साल के सामने कम है ना। 5 ईयर्स तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब बेटा इकोनॉमिक आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए, IFRS 15 के हिसाब से सेल हो गई। IFRS 15 के हिसाब से सेल हो गई। IFRS 15 के हिसाब से ये सेल हो गई। ओके, अब बात सुनो। तो ये वो वाला केस है, पहला वाला केस कि भाई सेल हो गई तो एसेट को भी डीरिकग्नाइज करेंगे, ROU रिटेन भी निकालेंगे, वो सारी एंट्री बनाएंगे, वो सब याद है। चलो करते हैं। अब क्या कह रहे हैं, 1.5 लाख रुपए का रेंटल देना होगा हमें हर साल। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल, अल्लाह का शुक्र है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन कितनी गिवन है, 599 रेडीमेड गिवन है, देखो 599। एंड द इंटरेस्ट रेट and the implicit interest rate implicit in the lease was 8%. The carrying amount of the property on 1st January X6 was 1.6 million and it had a remaining life of 20 years. बेटा इट्स वेरी इजी। आइए मैं आपके सामने डायरेक्ट पहली चीज क्या निकाल रहा हूं, ROU रिटेन्ड। याद है भाई, ये कल ही पढ़ा है, बेहतरीन आप लोगों ने सब करा है। ROU रिटेन का फॉर्मूला क्या था, कैरिंग वैल्यू कितनी है, कैरिंग वैल्यू है 16 लाख, 1.6 मिलियन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बेटा लीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज ऑब्लिगेशन है 599 और बेटा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है 20 लाख। याद है ये बेटा, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट एट द डेट ऑफ डिस्पोजल मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज ऑब्लिगेशन डिवाइड बाय फेयर वैल्यू। चलो भाई ये निकालो, आंसर निकालो। फोर 479,200, मेरा आंसर ये आ रहा है 479,200। ओके यही है, एक मिनट देख लो, एक मिनट देख लो। अब एंट्री देखें, एंट्री बनाओ, याद है आपने एंट्री बनाते थे। सबसे पहले फेयर वैल्यू 20 मिलियन है, 20 फेयर वैल्यू में ही बेचा, 20 लाख में बेच दिया। हाँ, बेच के दोबारा लीज पे लिया, दोबारा लीज पे लिया तो ROU डेबिट होगा। सही है। अच्छा, जब एसेट को बेच दिया तो एसेट को एसेट की कैरिंग वैल्यू को डीरिकग्नाइज कर देंगे, तो PPE 16 लाख से डीरिकग्नाइज हो जाएगा। अच्छा, लीज ऑब्लिगेशन हमारी लाइबिलिटी है 599,000। और जरा कोई बच्चा गेन ऑन डिस्पोजल निकाल ले, गेन PL में चला जाएगा, देख लेते हैं अभी। चलो मैं ही कर देता हूँ यार। 280,200 बेटा, ये तो कल हमने पढ़ा था, ये काम तो आपको याद होना चाहिए। ये काम तो तमाम हजरात के जहनों में फिक्स होना चाहिए भाई, होना चाहिए लाजमी। देख लो, फिर मैं भी और चीजें ही बताता हूँ, इसमें और भी मांगा है इसने एक दो चीजें।
चलो अब बात सुनो बेटा, कुछ और भी काम करेंगे। अब ये ROU डेप्रिशिएट होगा, बताया था ना ROU डेप्रिशिएट होगा। कैसे होगा? 5 साल के लिए लीज पे लिया जबकि रिमेनिंग लाइफ 20 साल है। 5 साल के लिए लीज पे लिया जबकि रिमेनिंग लाइफ 20 साल है, तो 5 साल बाद हम वापस कर देंगे, उसकी क्या एसेट है। हाँ, तो बस इसका मतलब मैंने कहा था जब भी एसेट एन दी एंड वापस हो जाएगा लेसर को, तो लोअर ऑफ लीज टर्म और लाइफ पे डेप्रिशिएट होगा, यानी 5 साल, क्योंकि लेसी तो 5 साल यूज कर रहा है। तो देखो भाई अब एक डेप्रिसिएशन भी निकलेगी, तो देखें इसकी आपको एक डेप्रिसिएशन भी निकालनी होगी। और वो कैसे निकालोगे? 479200 डिवाइड बाय 5 साल। एक मिनट। हाँ, तो एक डेप्रिसिएशन आ जाएगी, अल्लाह खुश रखे, 95840। 95840 के आपके पास आ गई डेप्रिसिएशन। 95840 के आपके पास क्या आ गई? डेप्रिसिएशन आ गई। 95840 की डेप्रिसिएशन आ गई। अच्छा, एक और चीज बताऊं, एक और चीज है कि अब पूरा साल एक इंटरेस्ट भी बुक होगा क्योंकि लीज पे एसेट लिया है, और फर्स्ट पेमेंट नाउ नहीं है, हर साल के एंड पे है। तो ये लीज ऑब्लिगेशन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहेगा, ये लीज ऑब्लिगेशन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो बताओ उस पे इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा? इंटरेस्ट रेट देखो कितना है, 8%। एक मिनट जान हो रही है। देख लो बेटा, इसका आंसर है ए। एक तो गेन ऑन डिस्पोजल 280200 का बुक होगा, एक तो गेन ऑन डिस्पोजल 280200 का बुक होगा, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक होगा बेटा एक, और एक ये डेप्रिसिएशन बुक होगा 95840। ये सारी तीन चीजें पीएल में पहले इस साल के पीएल में जाएंगी। ये आंसर है ए। आंसर इज ए, देख लो आंसर इज ए। हाँ, समझ गए गेम? आंसर इज ए। गेम समझ गए तो बता दो। चलो, अब मैं आपके सामने एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पेश कर रहा हूं। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पेश कर रहा हूं।
आपकी खिदमत में एक अदद फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पेश कर रहा हूं। सही है, आइए। लेकिन फाइनल अकाउंट की सिर्फ वही एडजस्टमेंट करेंगे जो हमें आती है, जैसे हमने एक बार IFRS 5 में भी किया था फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, यानी सिर्फ सीखने के लिए कि जो IAS पढ़े वो किस तरह आता है। आइए देखें बेटा, ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है और ये वाली एडजस्टमेंट हमने करनी है। बस ये जो नजर आ रही है ना, ये एडजस्टमेंट देखो, बस ये ठीक है। अब चेक करें, जब भी फाइनल अकाउंट का सवाल करते हैं तो सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड आइडेंटिफाई करते हैं। पहला काम होता है अकाउंटिंग पीरियड, ये रहा 31 मार्च X2, अकाउंटिंग पीरियड है 31 मार्च X2, ये रहा। ठीक है, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल X1 को स्टार्ट हुआ होगा। सही है भाई, ये रहा अकाउंटिंग पीरियड। आंखें खोल के देख लो, अकाउंटिंग पीरियड इज 1 अप्रैल X1 to 31st March X2, 1 April X1 to 31st March X2। ओके, अब यहां देखें क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 April, अब देखें लीज एग्रीमेंट कब शुरू हुआ, मैं यहां से पढ़ता हूं। ऑन 1 April X1, फ्रेस्को, हमारी कंपनी का नाम है फ्रेस्को, एक्वायर्ड एन आइटम ऑफ प्लांट अंडर ए लीज एग्रीमेंट दैट हैड एन इम्प्लिसिट फाइनेंस कॉस्ट ऑफ 10%। The lease payment in the trial balance, the lease payment in the trial balance represents an initial deposit। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम करते ही पहली पेमेंट हाथ में दी, उसी वक्त फर्स्ट पेमेंट नाउ 2 मिलियन की है on 1 April X1 and the first annual rental of 6 million, तवज्जो, paid on 31 मार्च X2, साल के आखिरी दिन, अगले साल के पहले दिन नहीं बल्कि इसी साल के आखिरी दिन। तो इस एक साल में दो पेमेंट हुई हैं, एक फर्स्ट पेमेंट नाउ हुई है, यहां हुई है देखो, एक फर्स्ट पेमेंट नाउ हुई यहां हुई है और एक साल के आखिरी दिन हुई है। इस साल दो पेमेंट हुई है, इस साल दो पेमेंट हुई, याद रखना। अब द लीज एग्रीमेंट रिक्वायर्स फर्दर एनुअल पेमेंट्स ऑफ 6 मिलियन, आगे भी करनी पड़ेंगी ऑन 31 मार्च ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स, अगले 4 साल तक करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ कह रहे हैं कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स एक्सक्लूडिंग इनिशियल डिपॉजिट वाज 23 मिलियन। इंग्लिश पढ़ो, देखो क्या लिखा है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट एक्सक्लूडिंग इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट के बगैर 23 है, तो इनिशियल डिपॉजिट को जब मिलाएंगे तो 25 हो जाएगी ना, क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट भी तो एक कैश फ्लो है ना, इनिशियल डिपॉजिट इटसेल्फ इज अ कैश फ्लो, तो इनिशियल डिपॉजिट को मिलाएंगे तो वो 25 मिलियन हो जाएगी। नहीं समझे? तो हमारा जो ROU है ना वो 25 मिलियन से बुक होगा, हमारा ROU 25 मिलियन से बुक होगा। अच्छा एक और बात बता दूं, लीज टर्म है 5 साल, लीज टर्म कितनी है 5 साल, क्योंकि उसने बोला है 6 मिलियन के 4 और देने पड़ेंगे, तो इस साल दिया और 4 साल और, इस साल के बाद 4 साल और, तो 5 साल है लीज टर्म, इस साल के बाद 4 साल और। सही, ठीक है, तो लीज टर्म 5 साल है। अब मैं आपके सामने 1-2 मिनट खामोश हूं, 1-2 मिनट खामोश हूं, आप इसको एक बार पढ़ो अच्छी तरह, देखो सब बच्चे अच्छी तरह समझना है, ये लास्ट सवाल है, बस इसको अच्छी तरह समझ लो प्लीज। ये एक बार रीड करो, जल्दी से जल्दी रीड करो, मैं कराऊंगा खुद ही। अब देखें यहाँ उसने बोला था कि इस साल दो पेमेंट हुई है, एक 2 मिलियन की 6, तो टोटल 8 मिलियन देखो टीबी में नजर आ रहा है, देखो देखो देखो, लीज पेमेंट्स टीबी में नजर आ रही है, जिसको अभी हम ठिकाने लगाएंगे। सही, अब मैं इसको सही सॉल्व करके तुम्हें दिखाता हूँ, देखो सुनो। तो मैं अगर इस सवाल की एक पिक्चर लेनी है तो ले लो भाई, सवाल की पिक्चर लेनी है तो इस एडजस्टमेंट की पिक्चर ले लो, क्योंकि अब मैं नीचे सॉल्व करूंगा। अगर आप लोग इसकी पिक्चर लेना चाहते हैं तो ले लें। चलो अब देखो यहाँ देखो भाई, सबसे पहले आपने डे 1 पे एंट्री बनाओगे, ROU डेबिट 25 मिलियन यानी 25,000 और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट 25,000, देखते रहें, ROU डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट 25,000। सही है, ओके। अब
अब बेटा सलाम करते ही इनिशियल डिपॉजिट 2000 का दिया था, तो फर्स्ट पेमेंट नाउ हमेशा प्योर डिक्रीज इन लोन होती है। फर्स्ट पेमेंट नाउ हमेशा प्योर डिक्रीज इन लोन होती है, ठीक है। ये फर्स्ट पेमेंट नाउ उसी वक्त इनिशियल डिपॉजिट दिया था, पक्का देख लो। अब बेटा जब भी फाइनेंस लीज का सवाल आता है, आप LAS बनाते थे, लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल तुम्हें बनाना सिखाया था। लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में 5 कॉलम बनाते थे, डेट याद है, रेंटल्स, आराम से चलें, बिल्कुल बेहतरीन सीख जाएंगे। फाइनेंस चार्ज, डिक्रीज इन ऑब्लिगेशन, बैलेंस ऑब्लिगेशन, ओके। अब देखें बेटा 1 अप्रैल X1 को देखें, जब फजूल काम अब हमें नहीं करना। आपका लोन का बैलेंस डे 1 पे पहले से तो 25 था, वैसे कितना था 25, लेकिन 2000 से कम हुआ, तो डे 1 पे ही आपका लोन का बैलेंस हो गया 23,000। डे 1 पे ही आपका लोन का बैलेंस कितना हो गया, 23,000 हो गया, पक्का। डे 1 पे ही आपका लोन का बैलेंस 23,000 हो गया। अब अगली पेमेंट अगले 1 अप्रैल को नहीं करनी, बल्कि इसी साल के एंड पे करनी है, लिखा था इसी साल के एंड पे 31 मार्च को करनी थी, लिखा था। तो देखो 31 मार्च X1 को आपने 6,000 की पेमेंट डाली पहली। अब बताओ पूरा साल सामने वाली पार्टी के 23,000 यूज हुए थे, पूरा साल सामने वाली पार्टी ना के हमने 23,000 यूज किया। इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट है 10%। 23,000 का 10% होता है 2300, सही है। 6,000 के रेंटल में से जो पेमेंट में थे 2300 का इंटरेस्ट है, तो बाकी 3700 का प्रिंसिपल होगा। अब 23,000 में से 3700 निकाल दो तो 19,300 बनता है, ठीक है। हाँ ये आपने 31 मार्च X1 तक X2 है ये, सॉरी एक मिनट, 1 अप्रैल X1 के बाद 31 मार्च X2 होता है, ये मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी, ठीक है। लेकिन अब मैं एक बात बताऊं मजे की यार, अब आपको बाय नाउ यू मस्ट नो, अभी तक पता होनी चाहिए आपको। अगर आपको सवाल 31 मार्च X2 के लिए सॉल्व करना है, अगर आपको सवाल 31 मार्च X2 के लिए सॉल्व करना है, तो एक साल और आगे बनाना होगा, एक साल आगे और बनाना होगा, यानी 31 मार्च X3 के लिए एक साल और आगे बनाना होगा। तो 6,000 लिखा, देखो अगले साल भी 6,000। अब बताओ 19,300 का, 19,300 का कितना 10%, 1930, 1930, 6,000 में से 1930 निकाल दो, 6,000 में से 1930 निकालोगे तो ये 4070 आ जाएगा, ठीक है। 19,300 में से 4070 लेस करो, 15,230, सही है। अब मेरी बात सुने, अगर अब आप बाय नाउ यार, अब आपको पता होना चाहिए, पहले साल आपका डे 1 पे लीज ऑब्लिगेशन बाजाहिर 25,000 था, बाजाहिर 25,000 था, लेकिन उसी दिन 2,000 से कम होकर 23 हो गया, डे 1 पे 23 हो गया। हाँ अब बताएं फर्स्ट ईयर के आखिरी दिन, अगले साल के बिगनिंग में नहीं है, बल्कि फर्स्ट ईयर के आखिरी दिन ही आपने पेमेंट की, तो आपका लीज ऑब्लिगेशन हो गया 19,300। तो पहले साल के एंड पे लीज ऑब्लिगेशन 19,300 हो गया, देखो स्केच में। और बताओ एक साल बाद बच रहा है 15,230, तो ये नॉन करंट होगा और इतना करंट होगा, देखो ये करंट होगा, ये करंट है, ये करंट लीज ऑब्लिगेशन है, और ये नॉन करंट लीज ऑब्लिगेशन है। बेटा ये सब तुमने पढ़ा हुआ है, मैं रिवीजन करा रहा हूं बस, ये सब तुमने मेरे साथ कल नहीं उससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया लास्ट वीक। तो ये करंट नॉन करंट का लीज ऑब्लिगेशन टूट जाएगा। बच्चे ने कहा सर एक मिनट, क्या कोई एक्रूड इंटरेस्ट होगा, क्या कोई एक्रूड इंटरेस्ट होगा, नो कोई एक्रूड इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई एक्रूड इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट साल के आखिरी दिन हो रही है, क्योंकि पेमेंट साल के आखिरी दिन हो रही है, इसी वजह से कोई एक्रूड इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये करंट और नॉन करंट तो आपने बता दिया। अब आखिरी चीज डेप्रिसिएशन, बेटा मैंने पहले बोला था लीज टर्म 5 साल है, तो अब आरओयू की डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, ये देखें डेप्रिसिएशन आरओयू सब देखें यहाँ, 5,000 पर एनम आया। हाँ अब आप एक समराइज बता रहा हूं सिर्फ, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में ये 5,000 का एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चला जाएगा, और ये फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस 2,300 का चला जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में 5,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चला जाएगा, और 2,300 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस चला जाएगा, 2,300 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस चला जाएगा। सही। अच्छा एक और चीज भी बताता हूँ, ईयर एंड की एसओएफई में आरओयू कितना जाएगा,
SOFP में ROU जाएगा, इधर देखें ईयर एंड की 31 मार्च X2 की SOFP बता देता हूँ। इनिशियली आपका ROU 25,000 का था, इनिशियली आपका ROU 25,000 का था, इसमें से आप लेस कर दोगे कितना, 5,000, तो 20,000 का अमाउंट, 20,000 का अमाउंट आपका SOFP में चला जाएगा। सही है बेटा, बस यही एडजस्टमेंट थी, कुछ भी नहीं था, इतना आसान फाइनल अकाउंट में आता है। ये पास्ट पेपर में आया हुआ सवाल है, तो देखो ये पास्ट पेपर का लेवल है आपके सामने, देख लें, मैं आपको शॉर्ट समराइज कर देता हूँ, देख लें, ये सवाल था, देख लें जी। चलो, ये IAS ऑलमोस्ट हो गया है। एक आखिरी बात एक्स्ट्रा बता देता हूँ, सुने, ये जो हम एंट्री बनाते हैं ना, ROU डेबिट, याद है, और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट, सामने देख के सुनना, ये जो हम एंट्री बनाते हैं ROU डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट, इसमें जो ROU होता है, इस पे कौन सा IAS लगता है, सुनो, दो में से एक IAS लगता है, IAS 16 लगता है या IAS 40 लगता है, बिल्कुल गौर से सुने। ये जो आप एंट्री बनाते हो ना, ROU डेबिट और लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट, तो ROU पे दो में से कोई एक IAS लगता है, IAS 16 या IAS 40। सुनो भाई, कब IAS 16 लगेगा, अगर लीज वाला एसेट आपने अपने खुद के यूज के लिए लिया है, अगर लीज वाला एसेट आपने अपने खुद के इस्तेमाल के लिए लिया है तो 16 है, और अगर लीज वाला एसेट आपने रेंट पे देने के लिए लिया है, कई बार आपको पता है, आपने F6 अगर जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, अगर किसी बच्चे ने F6 पढ़ा है तो उसमें एक चीज पढ़ाई जाती है, राइट टू सबलेट। कई बार हम एसेट लेके आगे रेंट पे देते हैं, एसेट लेके आगे रेंट पे दे देते हैं, तो अगर हम उस एसेट से रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा था IAS 40 अप्लाई होगा। सही है, तो ROU पे IAS 16 भी अप्लाई हो सकता है और IAS 40 भी, लेकिन नॉर्मली तुम लोगों के लेवल पे 16 ही अप्लाई होता है, तुम लोगों के लेवल पे 16 ही अप्लाई होता है, क्योंकि हम अपने यूज के लिए ले रहे होते हैं। ठीक है, राइट, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, इंशाल्लाह फिर न्यू स्टैंडर्ड शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और बेटा प्लीज मैं फिर बोल रहा हूँ, जितने IAS पढ़ाए सबकी बुक रीडिंग कर लो यार, ये एक एहसान कर दो बस मुझ पे, जितने IAS पढ़ाए सबकी बुक रीडिंग लाजमी कर लो, ये एक एहसान होगा आप लोगों की तरफ से बस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।